हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट साहिल प्रजापति स्वागत करता है आपके अपने चैनल ज्यूरिस्ट थिंकिंग में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जो कि मध्य प्रदेश एडीपीओ के लिए सिलेबस का एक हिस्सा है, जिसे हम पढ़ेंगे और इसे जानेंगे कि इसमें कौन से कितने सेक्शन हैं और इसका प्रकृति कैसी है और इस एक्ट के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो इन सब को हम जानेंगे। तो उससे पहले हमें जानते कि एक्ट की प्रकृति कैसी। तो जहां तक देखा जाए कि ये एक निवारक निरोध कानून है, जो कि किसी व्यक्ति के अपराध किए जाने से पहले उस व्यक्ति को रोकने के लिए बनाया गया था। अब किस तरीके के अपराध को रोकने के लिए बनाया जाता, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई क्षति पहुंचती है, या फिर उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है जिससे कि हमारे देश के अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं, या फिर ऐसा कोई कृत्य किया जाता है जिससे कि हमारे जो राज्य हैं उनके अंदर कोई उनकी शांति भंग होती है, या फिर एक बड़े जन समुदाय के लिए ऐसा कोई खतरा पैदा होता है जिससे कि देश में बहुत बड़ा दंगा या इसी प्रकार की कोई घटना होने की संभावना होती है। तो अपन इसकी इसीलिए इस एक्ट को निवारक निरोध माना गया, क्योंकि घटना होने से पहले अगर किसी चीज को रोक लिया जाए तो उसे कहते हैं कि उस अपराध को होने से पहले हमने उसका निरोध कर लिया, उसे रोक लिया। ठीक है, तो इसमें कुल धाराएं 17 हैं, और हम इनको पढ़ने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी। तो हमें समझना होगा कि क्या यही एक एक्ट है 1980 में ही हमारी संसद को या विधायिका को ऐसा लगा कि ऐसा कोई लॉ पारित होना चाहिए। तो इसका मतलब, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि भारत में और भी निवारक निरोध कानून थे, जो कि वर्तमान में तो लागू नहीं है, पर इस एक्ट से पहले उन एक्ट के रूप में या उन अधिनियमों से हम गमन करते थे कि क्या होगा, या कोई व्यक्ति कोई अपराध करता तो हम कैसे रोकेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला अगर हम देखें, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो उस समय एक एक्ट लागू हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो अगर अंग्रेजों द्वारा कोई एक्ट लाया जाएगा तो इसका बेसिक मतलब है कि वो हम लोगों के लिए नहीं होगा, वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए बनाया था, जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उनके विरुद्ध जाता है, अंग्रेजों को विरुद्ध कोई कार्य करता है, उनकी बताई गई बातों को या उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन नहीं करता था, तो उस व्यक्ति को बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जानकारी के जेलों में रखा जाता था, और कभी काफी समय तक जेल में रखा था, जिससे कि उस व्यक्ति को देखकर क्या हुआ कि उनके विरुद्ध जाने की कोई हिमाकत ना करे। तो ऐसा ही एक्ट था जिसका नाम था बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट 1818। तो यही एक्ट था जिसमें जैसे कि बताया कि इसका बस मूल उद्देश्य यही था कि किसी भी व्यक्ति को जो अंग्रेजों के विरुद्ध जाए या फिर अपने हक के लिए उनके विरुद्ध आवाज उठा, तो उसे क्या करना, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अधिकार दिए उसे क्या करना, डायरेक्ट जेल में डाल देना। तो यही इसका काम था। तो ये ज्यादा समय तक नहीं चला, और इसके बाद एक नया एक्ट पारित हुआ जो कि अंग्रेजों द्वारा ही पारित किया गया। वो आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1919, सॉरी रेगुलेटिंग रॉलेट एक्ट 1919। अभी रॉलेट एक्ट 1919 क्या है, तो ये इस एक्ट को अगर एक शब्द में समझेंगे तो इस एक्ट को एक शब्द में कहेंगे क्रांतिकारी दमन। क्रांतिकारी दमन से समझते हैं, क्रांतिकारी दमन करने के लिए इस एक्ट को बनाया जाता है कि जिससे कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तो उन क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए एक्ट बनाया जाता है, जिससे कि ये लोग कोई समिति गठित ना कर पाए और हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना कर पाए, जिससे कि ये लोग हमारी अधीनस्थता में अभी हैं वो अधीनस्थता से मुक्त हो जाए या फिर स्वतंत्र हो जाए। तो इसके संबंध में समय समय पर चीजें देखी गई हैं। इसके तहत हमारे बहुत से स्वतंत्र सेनानियों को भी जेल में डाला गया और बिना किसी इंक्वायरी को उन्हें एक लंबे समय तक जेल में रखा गया, और कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं थी जिससे कि उन्हें उनके चंगुल से, उनकी गिरफ्त से बचाया जा सके। तो इसका एक अगर उदाहरण मैं आपको देना चाहूं, तो अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा जलियांवाला हत्याकांड, तो जहां तक मैं समझता हूं कि जलियांवाला हत्याकांड इसी एक्ट के विरोध प्रदर्शन में जो हमारे काफी सारे लोग थे, हमारे भारतवासी काफी व्यक्ति थे, वो क्या गए थे कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने गए थे। उस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का असर ये था कि जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया कि उसका दमन करने के लिए गलत अफवाह फैलाई और उन व्यक्तियों पर जलियांवाला बाग में गेट लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका
नमूना आज भी अपन देखते हैं कि क्या है, और जिसके कारण बहुत बहु संख्या में लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु कारित हो गई थी या हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद इस एक्ट को भी ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि खत्म होने में, और ये एक्ट खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या हो कि हम लोग आजाद हुए। आजादी के बाद सबसे पहले एक्ट पारित किया गया 1950 में, जिसे हम आजादी का भारतवासियों का आजादी का पहला एक्ट कहते हैं, निवारक निरोध के संबंध में। उस एक्ट का नाम था निवारक निरोध अधिनियम 1950। अब निवारक निरोध अधिनियम 1950, इस एक्ट को आजादी के बाद पहली व्यवस्था कहा गया निवारक निरोध के संबंध में। तो इस एक्ट में बहुत सी कमियां थी। इस एक्ट में बिना किसी व्यक्ति पर अगर कोई संदेह होता था, उस व्यक्ति को क्या करते थे अपन कि जेल में रख देते थे। एक लंबे अरसे तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता था बिना किसी इंक्वायरी के। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट में किसी भी व्यक्ति के जो उसके राइट्स थे, उन राइट्स का वॉयलेशन एक्ट कर रहा था। तो इसलिए इस एक्ट को ये एक्ट इस कारण से लंबे समय तक नहीं चल पाया। लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना कि ये कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, ये स्थायी व्यवस्था नहीं थी, ये एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसे समय समय पर बढ़ाता जा रहा है। और ये लगभग काफी समय तक ये एक्ट चला, और इसके बाद इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इस एक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे मीसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया इस एक्ट का, ये वही एक्ट है। इस मीसा एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था तो उस व्यक्ति को बिना इंक्वायरी के क्या करते थे, कुछ समय तक के लिए जेल में डाल देते थे, और फिर इंक्वायरी की जाती थी, वो एक अलग मुद्दा है। पर इसमें भी कोई बहुत सी खामियां थी। और ये एक्ट अगर देखें तो ये एक्ट जब आपातकाल लगाया गया, उस आपातकाल के बाद जो भी सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे थे, सरकार के विरुद्ध जो हिंसा हो रही थी या सरकार के विरुद्ध जो क्वेश्चनिंग की जा रही थी, उन सब को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा लाया गया था। इसका इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा बहुत मिसयूज भी किया गया, और बड़े बड़े विपक्ष के नेता जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और जेपी नारायण आदि नेताओं को क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था बिना किसी विशेष कारण के। और जो भी उन्होंने रीजन दिए होंगे उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये एक्ट का समझने का उद्देश्य है कि निवारक निरोध इससे पहले भी कोई एक्ट थे, तो हम बस इतना ही समझते कि ऐसा एक्ट था जिसका इसी नेचर का एक एक्ट था जो कि उस समय चला आ रहा था, जिसे मीसा एक्ट 1971 कहा जाता था। उसके बाद हुआ कुछ नहीं कि जब जनता दल की पार्टी की सरकार आई और सरकार ने क्या कि इस एक्ट को निरस्त कर दिया। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, वो एक अलग कहानी है। और जब इंदिरा गांधी सरकार दोबारा आई तो इंदिरा गांधी जी ने इस एक्ट को खत्म करके नया एक्ट पारित किया गया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कहा गया, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस एक्ट को अगर हम इसके ऐतिहासिक में देखें तो अगर देखें तो बहुत से इससे पहले भी बहुत से एक्ट रहे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1980 में ही हमारी सरकार को ये आभास हुआ कि इस एक्ट की आवश्यकता थी। समय समय पर जरूरत के हिसाब से एक्ट बनाए गए, और लगभग इस एक्ट में मीसा एक्ट जैसा ही एक्ट है, पर इसकी प्रकृति बदल दी गई है। उसमें कुछ बाउंडेशन लगा दी गई है जिससे कि व्यक्तियों को मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं व्यक्ति को, तो वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन न किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एक्ट लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। तो इसके साथ ही हम इस एक्ट को आगे बढ़ते हैं और इस एक्ट के उद्देश्य को समझते हैं कि इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। तो इस एक्ट को लाने का उद्देश्य था कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता है या ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे क्या होता है भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता को क्या होता है, हानि पहुंचती है, या फिर कोई सामाजिक दंगे भड़कते हैं, या फिर राज्यों की शांति भंग होती है, या अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हमारे हैं वो खराब होते हैं। किसी देश से अगर हमारी संधि है तो वो ऐसा कोई कृत्य करता है, ऐसा कोई भड़काऊ भाषण देता है, इससे कि हमारे उस देश के विरुद्ध जो संबंध है वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं या फिर खराब होते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति को निरोध करके रखा जाएगा। इस एक्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन व्यक्ति है जिसे हम निरोध करेंगे और कौन वह व्यक्ति होगा जो निरोध करने का आदेश दे सकेगा। तो आइए हम इस एक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसके सेक्शन पढ़ते हैं कि इसका सबसेक्शन 1 क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसमें कोई अध्याय नहीं दिए गए हैं और ना ही इसमें कोई
भागों में इसे विभाजित किया गया और ना ही इसमें कोई अनुसूची दी गई। इसमें टोटल 18 धारा दी गई है। सॉरी, आई थिंक मैं पहले 17 बोला था। इसमें कुल 18 धाराएं हैं। तो उन 18 धाराओं में क्या दिया गया है, क्या क्या प्रोविजन दिए गए, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस एक्ट की जो इस एक्ट को लागू किया गया 27 दिसंबर 1980 को इस एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, तो इस डेट को आप याद रखना, 27 दिसंबर 1980 से एक्ट प्रभावी है। और इस डेट को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जनरली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस एक्ट की डेट क्या थी। तो ठीक है, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस एक्ट की धारा 1 को समझेंगे कि इस धारा 1 क्या कहता है। तो सेक्शन 1 में संचित नाम विस्तार और संचित नाम और विस्तार बताया गया। प्रारंभिक दिनांक इसमें नहीं दी गई है। जनरली सभी एक्ट में प्रारंभिक दिनांक भी दी जाती है, बट इस एक्ट में प्रारंभिक दिनांक नहीं दी गई। इसमें दो ही चीज बताएंगे, संचित नाम और इसका विस्तार। संचित नाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो ये इसका संक्षिप्त नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि ये संक्षिप्त नाम है इसका, तो इसका फुल टाइटल क्या हुआ, मतलब इसका पूर्ण नाम क्या हुआ। तो अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता तो मैं बता दूंगा कि इसका फुल नाम, या फिर इसी एक्ट का नहीं, किसी भी अधिनियम का अगर कोई फुल नाम होता है तो वो उस एक्ट की उद्देशिका होती है और वही उस एक्ट का पूरा नाम होता है। तो आई होप ये बात आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता होगी तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। और तो इसका संक्षिप्त नाम जैसा कि मैंने बताया भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, तो सेक्शन 1 में ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। इसके साथ ही इसकी धारा 2 अपन पढ़ेंगे, जो कि धारा 2 परिभाषाओं के बारे में बात करता है, डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। तो इसमें कुछ टी तक डेफिनेशन दी गई है, इनको हम एक एक से समझेंगे कि डायरेक्ट में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी धारा 2A पढ़ेंगे। तो 2A में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई। तो समुचित सरकार से अगर मैं आपको समझाऊं तो समुचित सरकार का ऐसा कोई विशेष अर्थ इसमें नहीं दिया गया। इस समुचित सरकार का अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यही मतलब होता है कि ऐसा जहां केंद्र सरकार की जहां अधिकारिता है और केंद्र सरकार की अधिकारिता के अधीन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे कि शांति भंग होती है, एकता अखंडता को बाधा पहुंचती है या कोई क्षतिकारित होती है, तो उस व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा। तो वहां इस समुचित सरकार का अर्थ केंद्र सरकार से लगाया जाए। और अगर किसी जगह स्टेट गवर्नमेंट की पावर है तो वहां समुचित सरकार का अर्थ स्टेट गवर्नमेंट से लगाया जाएगा। यही समुचित सरकार की परिभाषा होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपन इसकी 2B पे चलेंगे। तो 2B कहता है निरोध आदेश। तो निरोध आदेश क्या है, तो इसकी परिभाषा में से निरोध आदेश को कोई विस्तृत तरीके से नहीं बताया गया कि निरोध आदेश क्या है। इसमें एक रेफरेंस दिया गया है कि निरोध आदेश वही होगा जो धारा 3 में बताया गया है। तो निरोध आदेश वही है जो धारा 3 में बताया गया। तो अपन जब धारा 3 पढ़ेंगे तो उसे विस्तार से जानेंगे कि निरोध आदेश एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके साथ ही अपन इसकी अगली परिभाषा पे चलते हैं, जो कि 2C में दी गई है। 2C में दी गई है विदेशी। तो विदेशी क्या है, तो जनरली विदेशी वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, वो व्यक्ति विदेशी होगा। तो पर इसमें क्या दिया गया अपन ये देखेंगे और समझेंगे कि इसके हिसाब से विदेशी का क्या मतलब है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो वही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो विदेशी का वही अर्थ है जो विदेशी विषयक अधिनियम 1946 में है। अब इसमें तो नहीं बताया गया, इन्होंने एक रेफरेंस दिया विदेशी विधेयक अधिनियम 1946 का। तो विदेशी विधेयक 1946 में जो परिभाषा दी गई होगी विदेशी की, वही परिभाषा इस एक्ट में कंसीडर की जाएगी। तो अब उस एक्ट में कहां दी गई है तो वो मैं आपको बताता हूं कि विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 2A में विदेशी को परिभाषित किया गया है। तो उसमें अगर हम देखेंगे उस एक्ट की 2A धारा में, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की 2A धारा में, तो उसमें बताया गया कि वह व्यक्ति विदेशी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक नहीं है। तो इसमें कोई अलग से तो बात है नहीं, ये तो जनरली हम सबको ही पता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वो व्यक्ति क्या होगा, किसी अदर कंट्री का होगा, तो वो विदेशी कहा जाएगा। तो ऐसा कोई ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया। तो यही है, आप चाहे तो उस एक्ट की धारा याद रख सकते हैं। 2A में परिभाषित किया गया विदेशी को
विदेशी विषयक अधिनियम 1940 की 2A में विदेशी को परिभाषित किया गया। आप चाहे तो ये ब्रैकेट के नीचे लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको आगे याद रहे कि उस एक्ट में जिसका इसने रेफरेंस दिया उस एक्ट में कहां परिभाषित किया गया है। तो आई आपको समझ आया होगा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते इसकी अगली परिभाषा पे, जो कि 2D में दी गई है, व्यक्ति शब्द को परिभाषित करता है। तो व्यक्ति शब्द से इस अधिनियम में क्या बताया गया मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि व्यक्ति के अंतर्गत कोई विदेशी भी, व्यक्ति के अंदर कोई विदेशी व्यक्ति भी शामिल किया गया। तो जनरली अपन भारत का एक्ट पढ़ रहे हैं तो जनरली अपने दिमाग में ख्याल आता होगा कि विदेशी व्यक्ति तो वही होगा जो सॉरी विदेशी करो व्यक्ति में जो भारत का व्यक्ति है, सिंपल कोई व्यक्ति है कि ह्यूमन लिविंग जो भी पर्सन है वो व्यक्ति में आ गया। लेकिन हमें याद ये भी रखना है कि अगर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कहीं किया है तो उससे ये ना समझा जाए कि वह केवल भारत का व्यक्ति है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, तो वो व्यक्ति हो। इसका लिखने का पर्पस यही है कि अभी अपन आगे जब इसकी सेक्शन 3 पढ़ेंगे और आगे धाराएं पढ़ेंगे तो उनमें व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो उस व्यक्ति शब्द का अपन क्या मतलब निकालना, क्या केवल वो शब्द भारतीयों के लिए यूज हो रहा है या फिर सभी व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है। तो इसका उद्देश्य यहाँ लिखने का यही है, स्पष्ट करने का उद्देश्य यही है कि ये यहाँ इसीलिए लिखा गया है। तो इसलिए हमें समझना क्या है, विदेशी व्यक्ति 2D में से परिभाषित किया गया है। तो 2D में व्यक्ति शब्द से विदेशी व्यक्ति, व्यक्ति शब्द में विदेशी व्यक्ति भी सम्मिलित है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्यक्ति में क्या इंक्लूड, और 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो देख लेना उसमें अगर ये ऑप्शन मिलता है कि विदेशी में सॉरी व्यक्ति में विदेशी व्यक्ति भी सम्मिलित है तो आपको वही टिक करना है बस। इसके साथ ही इसकी आखिरी परिभाषा को हम देखेंगे जो कि 2E में बताई गई है, सरकार। तो इतनी इंपोर्टेंट है भी नहीं। इसमें लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से उसका प्रशासक अभिप्रेत है। संघ राज्य सरकार से उसका प्रशासक अभिप्रेत है, तो यही है, तो इतना कुछ है भी नहीं। तो आई होप अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसके साथ अपन इस अधिनियम की धारा 3 भी पढ़ रहे हैं। और धारा 3 में लिखा गया है कि, और इसको तो अपन पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही ये एक्ट की इंपोर्टेंट सेक्शन भी है इस अधिनियम का, क्योंकि इसी में बताया गया है कि अनुरोध आदेश क्या होता है। तो क्योंकि इस एक्ट में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को हमें डिटेन करके रखना होगा, अनुरोध करके रखना होगा, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले उस व्यक्ति को एक निरोध आदेश पारित किया जाएगा। तो वो निरोध आदेश पारित किया जाएगा तो किस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति कौन कौन से कृत्य करता है जिसके कारण उस व्यक्ति को निरोध आदेश पारित किया जाएगा, और अथॉरिटी भी बताई जाएंगी कौन व्यक्ति है जो उस निरोध आदेश को पारित कर सकता है। तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और एक एक समझेंगे कि इसमें क्या है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या लिखा हुआ कि धारा 3 कहता है कि कुछ व्यक्ति को निरोध करने का आदेश करने की शक्ति। तो कुछ व्यक्तियों को निरोध आदेश करने की शक्ति इस ये राष्ट्र का अधिनियम की धारा 3 हमें देती है। तो अब इसका उपधारा 1 पढ़ेंगे। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे भारत की सुरक्षा पर, भारत के विदेशी सरकारों के संबंधों पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरोध किया जा सके। तो इसमें कुछ 3 से 4 कंडीशन बता दी गई है किसी व्यक्ति के संबंध में कि अगर एक व्यक्ति है वो इन 4 कंडीशनों में से किसी भी कंडीशन या किसी भी शर्त का उल्लंघन कर रहा है या वो ऐसा कोई कृत्य कर रहा है जो इसमें 4 चीजें बताएंगे। 4 चीजें कौन सी है? पहला है कि भारत की सुरक्षा पर ऐसा, भारत की सुरक्षा इससे खतरे में आ रही हो। दूसरी चीज है कि भारत के जो विदेशी सरकारों से संबंध है वो खराब हो रहे हो। और तीसरा है कि भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव। अब भारत की, तो ये 3 चीजों को हमें विशेषकर ध्यान रखना है। कौन सा? पहला भारत की सुरक्षा, भारत के विदेशी के संबंध, और तीसरा है भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव। तो भारत की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा जैसे कोई वो आतंकवादी कृत्य कर रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि बॉम्ब फोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर कहीं हमारे राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी कहीं रैली कर रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं पब्लिक वेलफेयर में, तो वहां जाकर कुछ ऐसा कार्य करना जिससे कि दंगा भड़क जाए, जिससे कि हमारे देश की या शांति सुख शांति भंग हो जाए, ऐसा कोई कार्य करता है भारत की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद इसका दूसरा शब्द है भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध।
तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे कि आप लोगों ने बहुत से कन्वेंशन सुने होंगे कि भारत सरकार या अन्य देशों के बीच समझौते होते हैं, उन समझौते के द्वारा वो एक दूसरे ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, और ऐसी अन्य गतिविधियां होती है, सुरक्षा संबंधित गतिविधियां होती हैं, ऐसे सारे वो संधि के माध्यम से होते हैं। ऐसे कोई भी देश आपके लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए आपको कुछ संधि करनी पड़ती है। गिव एंड टेक वाला एक रूल चलता है, उसके अधीन ही दो देश आपस में समझौता करते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर। तो ऐसा कोई वो कार्य कर रहा है जिससे कि क्या हो रहा है, भारत के और किसी अदर कंट्री के संबंध क्या हो रहा है, खराब हो रहे हैं। तो वो भी इस एक्ट में, तो उस व्यक्ति का पता चलने पर या ऐसा पता चलने पर वो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे कि अपने संबंध, विदेशी संबंध अपने खराब हो रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए निरोध के लिए आदेश दे सकेगा। और तीसरा है कि भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करा। अब भारत की सुरक्षा क्या है, भारत किसी हमारे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह है, या भारत के पास कोई ऐसा विशेष चीजें हैं जिन्हें वो गोपनीय रखा जाता है। गोपनीय जैसे कि हमारा डिफेंस सिस्टम वगैरह है, हमारा जो गोपनीय है, अब वो क्या कर रहा है, उनकी जानकारी गोपनीय तरीके से किसे दे रहा है, अपने दुश्मन देशों को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि भारत की सुरक्षा पर ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। जबकि हमारे होना ये चाहिए कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में किसी कुछ नहीं बताना चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो भी डिफेंस की चीजें हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, और कल के दिन अगर कोई व्यक्ति हम पे हमला करे तो क्या करेंगे, हम उस चीज का, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो रणनीति उन्हें पता ही ना हो। तो ऐसा कोई कृत्य करेंगे जिससे ऐसी जो तीन चीजें अभी अपन ने पढ़ी उन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव डरता, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति के विरुद्ध निरोध करने का आदेश, निरुद्ध आदेश पारित कर सकती है। इसका बी पॉइंट पढ़ेंगे। तो बी पॉइंट में लिखा है, किसी विदेशी के संबंध में समाधान हो जाता है कि भारत में उसके उपस्थिति बनाए रखने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से करना आवश्यक है। तो कोई व्यक्ति है जो भारत में आया है, तो कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में आया है, अब उसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति को भारत से बाहर निकालने के लिए या भारत से बाहर वापस भेजने के लिए क्या करना है कि भारत से बाहर भेजने के लिए उस व्यक्ति का निरोध करना आवश्यक है। अब ऐसी नौबत कब आती है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत से किसी देश से कोई अपराध करके या बड़ा घोटाला करके भाग के अपने यहाँ आ गया हो। अब अगर उस व्यक्ति से अपने क्या, उस व्यक्ति से कह रहा हूँ, उस देश से अपने संबंध काफी अच्छे हैं, जब तो काफी संबंध, तो अपनी संधियां भी होंगी कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ आता है तो आपको उसे मुझे सही समय वापस करना पड़ेगा, नहीं तो अपने संबंध खराब। अगर आप जब संधि आपने साइन की है तो क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा कि उस देश से अपने संबंध खराब होंगे। तो उस व्यक्ति को उस देश वापस भेजने के लिए क्या करना आवश्यक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को उस व्यक्ति को निरोध करने की आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में भी अपन इस धारा 3 के अधीन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा 1 के क्लॉज बी के तहत अपन उस व्यक्ति को निरुद्ध कर सकते हैं, निरोध करने का आदेश पारित कर सकती है हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और इसमें एक बात और लिखी है कि यह उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी वर्तमान में हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो आए दिन भाषण देती रहती है कि बंगाल में बांग्लादेशियों को ममता दीदी द्वारा जबरदस्ती घुसाया जा रहा है या घुसपैठ की जा रही है। अब अगर किसी सरकार को और वो लोग भारत में आके क्या कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, या ऐसी बहुत सी आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी, तो ये इस क्लॉज में उसी चीज को कवर किया। अगर भारत सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो घुस बैठ करके अपने यहाँ आ गया, उसे वापस भेजने के लिए उसे निरुद्ध करना बहुत आवश्यक है, वरना वो देश में शांति भंग करेगा, देश की सुरक्षा को खतरे में लाएगा। तो उस चीज के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति के विरुद्ध निरोध आदेश पारित कर सकते हैं, उसे अपन रिटर्न करके रख सकते हैं। यही है इसमें। आई होप जो मैंने आपको इस सेक्शन में बताया, कुछ कंडीशंस बताई हैं जिसमें से अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का नागरिक हो, भारत के बाहर का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा कोई कृत्य कर सकता है जिससे कि भारत की सुरक्षा खंडित हो, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति है जो क्या करता है कि उसको भारतवास से बाहर भेजने के लिए आवश्यक हो,
बाहर भेजने के लिए उसका अनुरोध करना आवश्यक हो, या फिर घुसपैठ करके आया हो उसे वापस भेजने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसे अनुरोध करना आवश्यक हो, तो उन सारे चीजों के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोध करने का आदेश हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार दे सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके साथ अपन इसके क्लॉज बी पे चलते हैं। तो इसका क्लॉज सबसेक्शन बी पे चलते हैं। तो इसका सबसेक्शन बी कहता है कि यदि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है। वह यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए। तो इसमें ऐसा कोई है नहीं, जो अपन ने ऊपर पढ़ा इसमें कुछ कंडीशन कम कर दी गई है कि अगर ऊपर जो अपन सब क्लॉज 1 में सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए कि अगर वो व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है जो भी उसमें दिए गए हैं राष्ट्रीय एकता अखंडता वगैरह वाला, तो उस व्यक्ति को क्या करें, निरुद्ध करके रख लिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की शांति भंग करता है, राज्य के संबंध खराब करता है, राज्य में दंगा भड़काता है, तो उस व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट निरुद्ध करने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास उस व्यक्ति को निरुद्ध आदेश पारित करने की स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस व्यक्ति को निरुद्ध करने का एक आदेश पारित करेगी, इस धारा 3 के उपधारा 2 के अधीन निरुद्ध कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही अपन इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। स्पष्टीकरण काफी बड़ा है और इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ 2 लाइन और 3 में समझा देता हूं कि इसका मतलब यही है कि इसमें जो शब्द बताया गया, समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना पद के अंतर्गत चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 1 में स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करता पद नहीं है, और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई भी निरोध उस आधार पर नहीं किया जाएगा जिस पर कि उस अधिनियम के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है। इसमें काफी बातें लिखी है, मैं आपको कुछ सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि जो इसमें एक शब्द बताया गया है जिसका समुदाय के लिए आवश्यक वस्तु को प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने की प्रबोधन रीति, तो सीधी सी बात है, अगर एक जो चोर बाजारी या काला बाजारी का जो अधिनियम है, जो में परिभाषित बताया गया है, अगर उस अधिनियम में भी बताया गया है कि राष्ट्रीय विरुद्ध कालाबाजारी के संबंध में अगर उसमें भी परिभाषित किया गया, तो कालाबाजारी ऐसी कालाबाजारी क्या होती है, जैसे कि भारी मात्रा में किसी माल में मिलावट कर देना, खान पान की जो वस्तुएं हैं उनमें किसी तरह का फूड कलर या किसी अन्य तरीके की चोर बाजारी काला बाजारी इत्यादि कोई काम करता, तो उस व्यक्ति को इस एक्ट के अनुसार नहीं रखा जाएगा। उस व्यक्ति को उस एक्ट में बताया गया है, उस एक्ट के अनुसार दंडित किया जाएगा। पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है इस एक्ट में उस व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यही इसका स्पष्टीकरण कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी खान पान की सामग्री में मिलावट करता है जिससे कि कालाबाजारी होती है, तो उस व्यक्ति को इस एक्ट के अनुसार नहीं रखा जाएगा। वो एक अलग विषय है, उसको उस एक्ट में या किसी अन्य एक्ट में रखा जाएगा, पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उसे निरुद्ध करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यही इसका स्पष्ट करता है। तो इसके साथ ही अपन इसकी उपधारा 3 पर चलते हैं। तो उपधारा 3 कहती है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान हो सकने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी अवधि के दौरान जो ऐसे आदेश में विघ्न किया जाए, ऐसी जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी है, यदि उसका उपधारा 2 के उबंधित रूप में समाधान हो जाता है कि उक्त व्यक्ति शक्ति उपयोग कर सकता है।
तो इसको हम अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो 2 अथॉरिटी और बता दी गई हैं निरुद्ध आदेश पारित करने के लिए। अब अभी तक अपन ने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में सॉरी उपधारा 1 उपधारा 2 में पढ़ा कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो निरुद्ध करने का आदेश दे सकती है। तो सबक्लॉज 3 में अपन को 2 एक्स्ट्रा अथॉरिटी बता दी गई जो निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है। तो पहली अथॉरिटी बताई गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरी अथॉरिटी है पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर। ठीक है, अब ये 2 अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य कर रहा है जो उपधारा 1 के अंतर्गत या उपधारा 2 के अंतर्गत आता हो, उनकी अधिकार क्षेत्र के अंदर अगर डीएम कोई जिला मजिस्ट्रेट साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है, उनकी अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जिससे क्या होता है कि राष्ट्र की एकता अखंडता या इसी प्रकार का कोई जिससे कि दंगा भड़क सकता हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता पर बाधा आ सकती हो या राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हो, तो वो व्यक्ति क्या करे, तो वो सॉरी व्यक्ति कह रहा हूं, तो जिला मजिस्ट्रेट साहब भी धारा 1 और 2 की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं उस व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए। यही इसमें बताया गया। और इसमें 2 अथॉरिटी न केवल जिला मजिस्ट्रेट बल्कि पुलिस आयुक्त महोदय की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित किया जाता हो, तो वो व्यक्ति भी आदेश कर सकेगा, निरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकेगा। ये इसमें बताया गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको इसे शॉर्ट में समझना तो इतना याद रखो कि निरुद्ध करने की आदेश डीएम निरुद्ध आदेश पारित करने की पावर डीएम को भी दी गई है और पुलिस कमिश्नर को भी दी गई है। यही इसमें इंपोर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी ठीक है। अब लेकिन इसका परंतु भी हमको पढ़ना पड़ेगा। परंतु में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो कि कहता है कि परंतु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि प्रथम बार में 3 माह से अधिक की नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार यदि उक्त उसका पूर्वोक्त रूप से समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो ऐसे आदेश को समय समय पर संशोधित ऐसी करके ऐसी अवधि के लिए एक बार में 1 से अधिक 3 मास तक के लिए बढ़ा सकेगी। तो इसमें टाइम बताया गया कि अगर जो भी राज्य सरकार के अधीन की गई अब इसमें बताया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है उसने किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन क्या किया, निरुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया गया है, तो उस व्यक्ति को एक बार में 3 महीने तक वह निरुद्ध करके रख सकते हैं। 3 महीना तक निरुद्ध करके रख सकते हैं बिना किसी इंक्वायरी के। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड आपको याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 3 के अंतर्गत निरुद्ध करके रखा, निरुद्ध करने का आदेश दिया गया, तो वो कितने समय तक के लिए निरुद्ध करके रखा जा सकता है, तो 3 महीने तक। कितने 3 महीने तक उसे निरुद्ध करके रखा जा सकता है। और उसके बाद भी राज्य सरकार को ये लगता है, अगर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है, राज्य सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई कृत्य किया है, तो वो क्या करेगा कि उसकी समय अवधि, उसके निरोध की समय अवधि को एक बार में 3 मास तक और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हैं इसके परंतु में कि पहला तो एक बार में 3 माह तक उसे निरुद्ध करके रखा जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने निरोध करने के आदेश दिया है, और अगर उन्हें ये सही लगता है, अगर वो उचित समझते हैं, तो वह उस अवधि को 3 महीने की निरोध करने की अवधि को और 3 महीने तक एक बार में, याद रखना, एक बार में और 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 नहीं है, एक बार में 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाएंगे, पर अगर उसके बाद चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ अपन इसकी उपधारा 4 पे चलते हैं। उपधारा 4 कहता है कि जब इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा 3 में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह उस तथ्य की रिपोर्ट उस राज्य सरकार को तुरंत भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है, और साथ ही वे आधार जिन पर वह आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो उसकी राय में मामलों से संबंधित हैं भी भेजेगा, और ऐसा कोई आदेश उसके किए जाने की तारीख से 12 दिन से अधिक तभी प्रवृत्त रहेगा जबकि इस बीच राज्य सरकार ने उसको अनुमोदन कर दिया है, अन्यथा नहीं।
तो इसमें टाइम पीरियड बताया गया है और एक और अथॉरिटी बताई गई है जिसके द्वारा, जैसे कि अपने क्लॉज 3 में पढ़ा था कि डीएम और पुलिस आयुक्त भी निरुद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। तो उन्हीं दो अथॉरिटी के बारे में इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो डीएम है, अगर उसने निरुद्ध करने का आदेश दिया है या पुलिस आयुक्त ने उन्हें निरुद्ध करने का आदेश दिया है, तो क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई इसमें होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर डीएम ने या पुलिस आयुक्त ने निरुद्ध करने का आदेश दिया है, तो वो एक बार में 12 दिनों से अधिक उसे निरुद्ध नहीं रख सकते। 12 दिनों से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते। अगर उन्हें 12 दिन से अधिक निरुद्ध करके रखना है तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देनी होगी, और सूचना के साथ उन्हें सूचना ये देनी कि उन्होंने उस व्यक्ति को किस आधार पर निरुद्ध किया है, और दूसरा कि किस आधार पर निरुद्ध किया है, और जो भी अन्य विशिष्टियां होंगी उस निरुद्ध के संबंध में, जो भी विशेषताएं होंगी उन सबको बताना पड़ेगा। और अगर उन सब विशिष्टियों को सुनने के बाद, उनके तथ्यों पर विचार करने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अनुमोदन करता है तो वह व्यक्ति जिसे डीएम या पुलिस आयुक्त ने निरुद्ध करने का आदेश दिया था उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा। वो 12 दिन तक से अधिक उन्हें नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसमें टाइम बताया गया है कि अगर दो अथॉरिटी हैं, कि पहली अथॉरिटी डीएम है, दूसरी अथॉरिटी बताई गई है कि पुलिस आयुक्त है, अगर इन दोनों ने निरुद्ध करने का आदेश दिया है तो उस व्यक्ति को 12 दिन तक बिना किसी के अनुमोदन के उस व्यक्ति को 12 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है, निरोध करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों अधिकारियों में से किसी अधिकारी को उस व्यक्ति को 12 दिन से अधिक निरुद्ध में रखना है तो वो व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देनी होगी, और सूचना के साथ उन्हें उसकी गिरफ्तारी के आधार बताने पड़ेंगे या निरोध करने के आधार बताने पड़ेंगे। निरोध करने के आधार के साथ साथ जो भी उस मामले से संबंधित विशिष्टियां होंगी उन सब विशिष्टियों को बताना पड़ेगा। उन सब विशिष्टियों पर विचार करने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है, विचार करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसे करना चाहिए, तो 12 दिन से अधिक अगर स्टेट गवर्नमेंट उस अनुरोध के आदेश का अनुमोदन करता है तो वो व्यक्ति को 12 दिन से अधिक अवधि के लिए भी निरोध करके रखा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें एक परंतु दिया गया है जो कि बताता है, परंतु जहां निरोध के आधार आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा निरोध की तारीख से 5 दिन के पश्चात किंतु 15 दिन के भीतर धारा 8 के अधीन संसूचित किए जाते हैं, वहां यह उपधारा इस उपांतरों के साथ लागू होगी कि वह 12 दिन शब्दों के स्थान पर 20 दिन शब्द रखे जाएं। ठीक है। तो इसके परंतु में बताया गया है कि मान के चलो कि एक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध किसने डीएम ने या पुलिस आयुक्त ने क्या किया, निरोध करने का आदेश दे दिया। तो इसके अपन ने उपधारा 4 में पढ़ा कि वो व्यक्ति जैसे उसने आदेश दिया उस व्यक्ति को 12 दिनों तक तो वो निरोध करके रख सकता है बिना किसी के अनुमोदन के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के अनुमोदन के। ठीक है। अब मान के लो उस व्यक्ति 12 दिन तक रख सकता है, 12 दिन के बाद अगर उसे आगे रखना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके परंतु में क्या है, इसके परंतु में यह कहा है अगर उस व्यक्ति ने जिस दिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ठीक है, तो 5 दिन के अंदर अंदर अगर वो व्यक्ति क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को निरोध करने के आधारों की सूचना दे देता है। ठीक है। तो जब उसने निरोध करने की सूचना दे दी, उसमें 5 दिन के पश्चात 5 दिन की गिरफ्तारी हो गई, 5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन तक तुम रख सकते हो, 5 दिन के पहले भी सूचना दे सकते हो, पर 5 दिन इसमें एक टाइम फिक्स कर दे कि 5 दिन के पश्चात और 15 दिन से पहले, कि आज मान के चलो कि 1 तारीख को आपने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया तो 5 तारीख तक तो आप नहीं भी किसी व्यक्ति को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सूचना नहीं दोगे तो भी आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको 12 दिन से अधिक रखना है, 12 तक समय रखना, तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो इसमें एक टाइम बताया गया कि 5 दिन के बाद, मतलब 5 तारीख, 1 तारीख को गिरफ्तार किया था, 5 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले आपने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को उसके आधारों की सूचना दे दी। जब आपने स्टेट गवर्नमेंट को उसके आधारों की सूचना दे दी तो उपधारा 4 में जो 12 शब्द का इस्तेमाल किया गया था उस 12 शब्द के स्थान पर 20 मान लिया जाएगा, 20 मान लिया जाएगा। अब इस स्थान पर कैसे मान लिया जाएगा तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान के चलो कि एक ए नाम का व्यक्ति है जो कोई ऐसा कृत्य कर रहा है
जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित होने वाली है या फिर उसमें बाधा उत्पन्न होने वाली है। और क्या करता है, डीएम साहब हैं जो कि इंदौर जिले के इंदौर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उन्हें ऐसा पता चलता है कि व्यक्ति तो ऐसा कि ऊटपटांग काम कर रहा है जिससे कि हमारे यहाँ खतरा पैदा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को निरोध आदेश पारित कर दिया। जैसे ही ए नाम के व्यक्ति के विरुद्ध इंदौर के डीएम साहब ने एक आदेश पारित किया, तो उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति को बिना किसी इंक्वायरी के 12 दिन तक तो हिरासत में रखा जा सकता है। उसके बाद 12 दिन के बाद क्या होगा कि डीएम साहब क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को उसके आधार और विशिष्टियां बताएंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो एक आगे उसकी निरोध की अवधि बढ़ा सकते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। अगर परंतु की बात करें तो उसमें ये लिखा है कि 12 दिन तक ही रख सकते हैं, ठीक है, एक बार में। लेकिन क्या होता है कि 1 तारीख को ए नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और 5 दिन हुए टोटल। 5 तारीख को क्या किया, डीएम साहब ने सूचना दी, न कि 5 तारीख को ही नहीं कि 5 को ही देना निभा, 5 से लेके 15 दिन तक, उसमें 15 दिन का बताया गया, 1 से लेकर 5 से लेकर 15 दिन तक। तो वो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी, उस ड्यूरेशन में कभी भी क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उनकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दे देते हैं। अगर उन्होंने इस ड्यूरेशन में सूचना दे दी है तो फिर जो एक बार में बिना किसी इंक्वायरी के 12 दिन तक रख सकते थे इस क्लॉज 4 में, उसको स्थान पर 12 ना समझ के 20 समझ लिया गया। मतलब ये है कि अगर सूचना दे दी है तो फिर वो उस व्यक्ति को 20 दिन तक बिना किसी अनुमोदन के भी हिरासत में रखा जा सकता है, मतलब कि निरोध में रखा जा सकता है, इसका परंतु यही कहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके साथ ही इसका अपन क्लॉज उपधारा 5 पढ़ते हैं, जो कि कहती है कि जब इस धारा के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, तो राज्य सरकार उस तथ्य की रिपोर्ट केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर भेजेगी और साथ ही वे आधार जिन पर वह आदेश किया गया है और ऐसे अन्य विशिष्टियां जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से संबंधित है भी भेजेंगे। अब देखो इसमें क्लॉज, जैसे कि अपन ने क्लॉज 4 में पढ़ा था, सॉरी उपधारा 4 में पढ़ा था कि जो भी डीएम है या पुलिस आयुक्त है वो अरेस्ट कर रहा था, उसे किसे सूचना देनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उसके अधीन है। तो ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी तो किसी के अधीन है। तो यही इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया है अरेस्ट करने के लिए, मैं अरेस्ट कह रहा हूं, निरोध करने के लिए, निरोध का आदेश किसने पारित किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अनुमोदन दे दिया अरेस्ट करने का। अनुमोदन कब देता है, जब डीएम और पुलिस आयुक्त के द्वारा निरोध करने का आदेश दिया तो उसने अनुमोदन दिया। तो जिस दिन उसने अनुमोदन दिया तो उसके 7 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचित करना पड़ेगा, किसे, स्टेट गवर्नमेंट को, और गिरफ्तारी के आदेश की विशिष्टियों के साथ, सॉरी गिरफ्तारी के कारणों के साथ और उस मामले की विशिष्टियों के साथ क्या करना पड़ेगा, सरकार को, केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने इस व्यक्ति को इन आधारों पर अरेस्ट किया और ये विशिष्टियां हैं, यही इसमें कहता है, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई आदेश दिया है किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का और आदेश दिया है तो निरुद्ध करने की तारीख से 7 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी निरोध के आदेश देने के या अनुमोदन करने की 7 दिनों के अंदर अंदर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ेगी। सूचना में क्या क्या देंगे कि उस मामले की विशिष्टियां बताएंगे, मतलब गिरफ्तारी को जो भी निरोध करने की विशिष्टियां बताएंगे, या फिर जो गिरफ्तारी या निरोध के आधार हैं उन आधारों से सूचित करेगा। तो इसके साथ ही अपनी धारा 3 खत्म होती है। तो आई होप आप लोग को ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो या बताया वो आपको समझ आया होगा, और अगर आप लोग को ये समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो और जानकारी आपके उपयोग या आपके एग्जाम के लिए सही साबित होते तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको हमारी और आने वाली वीडियो सही समय पर मिल सके। तो धन्यवाद।